बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है यूट्राइन कार्सिनोमा जो है उसकी दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस की थी और इस वीडियो में हम स्टेजिंग और उसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो पहली वीडियो में जैसे जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी उसका थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए, तो आप ये देखें, ये एंडोमेट्रियल कैंसर की बेसिकली जून 2023 के अंदर नई स्टेजिंग आई है। स्टेजिंग में कुछ उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है ताकि पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी हेल्पफुल है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो स्टेजिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे कॉमन मेलिग्नेंसी होती है, मीनोपॉजल में ज़्यादा होती है पेशेंट्स में। ईस्ट्रोजन के एक्सपोजर की वजह से होती है। एंडोमेट्रियम पे टेमोक्सिफिन का रोल इम्पॉर्टेंट है। लिंच टाइप 2 मींस जेनेटिक कंडीशन होती है। और फिर ये उनके रिलेटिव रिस्क्स हैं, मींस दैट कैन हेल्प अस इन फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम थ्योरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर ये ओबिसिटी में एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क क्यों होता है? क्योंकि मींस ओबिसिटी में जो एंड्रोजन्स होते हैं उनकी पेरिफेरल कन्वर्जन होती है ईस्ट्रोजन में, एंड दैट कैन बी डेंजरस। दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया लीडिंग टू एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। और फिर इसी तरह ये जो हेरिडिटरी लिंच सिंड्रोम होता है टाइप 2, इसको हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर भी बोलते हैं। लिंच सिंड्रोम ये टाइप 2 इम्पॉर्टेंट होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इसके अंदर बेसिकली जो डीएनए मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता है उसके अंदर ख़राबी होती है। ठीक है। तो फिर जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनके अंदर सिर्फ लिंच सिंड्रोम है, जिसकी मींस कहीं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्क्रीनिंग की जा सकती है एनुअल ट्रांसवजाइनल स्कैन और बायोप्सी से एज 35 के बाद। इसके अलावा मींस और कोई भी ऐसा हाई रिस्क पेशेंट नहीं है जिसकी मींस स्क्रीनिंग की जा सके। ठीक है। वैसे तो डेफिनेटली जैसे अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपी है उसका रिस्क ज़्यादा होगा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का, लेकिन वो भी हमें बायोप्सी पे पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट का आप सस्पेक्ट करें, जैसे भी ये टेमोक्सिफिन ही है। इवन पेशेंट अगर टेमोक्सिफिन ले रही है तो मीन्स अगर उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपने 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आपने उसका स्कैन करना है। मीन्स अगर तो ठीक चल रहा है, अगर तो उसको ब्लीडिंग होती है या किसी और वजह से आपने स्कैन किया है और उस पर एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा है जो कि हम आगे देखेंगे, फिर तो ठीक है। वरना ऐसा नहीं है कि आपने अगर वो टेमोक्सिफिन ले रही है तो उसकी आपने कोई मॉनिटरिंग करनी है। रेकमेंडेड नहीं है। जैसे आप ये देखें टेमोक्सिफिन के यहाँ पे, although no screening strategy is currently recommended for either group। ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर उसको कोई सिम्टम नहीं है या कोई किसी और वजह से इंसिडेंटल फाइंडिंग पे हमें पता चल गया फिर तो एक और बात है, वरना ऐसा नहीं है कि आप मॉनिटरिंग करें। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग ज़्यादा सिम्टम होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग अगर हो तो रिस्क होता है 5 to 10%। फिर इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसवेजाइनल स्कैन फर्स्ट लाइन होती है एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए। उसके बाद पिपैल भी की जा सकती है, डायग्नोस्टिक डीएनसी भी की जा सकती है। हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। एम होता है बायोप्सी, क्योंकि बायोप्सी से हमें पता चलेगा कि एंडोमेट्रियल कैंसर है या हाइपरप्लेजिया। अगर एंडोमेट्रियल कैंसर है फिर आगे उसकी स्टेजिंग के लिए एमआरआई किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस जानना। मैंने इसीलिए ये देखें कि ये इसके अंदर भी इसीलिए किया है कि एमआरआई बेसिकली रूटीन की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। एमआरआई मींस एंडोमेट्रियल कैंसर डायग्नोज होने के बाद की इन्वेस्टिगेशन है। एमआरआई एंडोमेट्रियल कैंसर को डायग्नोस नहीं करता, उसकी स्टेजिंग को डायग्नोस करता है कि वो स्टेज 1A है या 1B है। पुरानी स्टेजिंग जो थी मोर देन हाफ और लेस देन हाफ, अब जो नई स्टेजिंग है वो थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन मीन्स उसमें भी एमआरआई हेल्प करता है। फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस का हमें पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रियल थिकनेस मैयर कैसे करते हैं। ये एमसीक्यू है कैटेगोरिकल सीपीएसपी का थ्योरी का, ये वाला एमसीक्यू है कि किस प्लेन में एंडोमेट्रियल थिकनेस मैयर की जाती है। सैजिटल प्लेन में मैक्सिमम थिकनेस पर बेजल से बेजल लेयर। फंक्शनल जो होती है वो शेड ऑफ होती है, मेन फंक्शन फंक्शनल का होता है। बेजल जो होती है वो एक किस्म की स्टेम सेल के तौर पर एक्ट करती है। ठीक है, लेकिन बेजल टू बेजल मैयर करना होता है।
ये हमें पता होना चाहिए। जैसे ये आप देखें ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे उन्होंने मेजर की हुई है। नेक्स्ट फिर ये होता है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रीमेनोपॉजल की नॉर्मल कितनी है। अब एक प्रोलिफरेटिव फेज़ में अगर पेशेंट आ गई है या सेक्रेटरी फेज़ में आ गई है और उसकी 15 mm है, तो ऐसा नहीं है कि हम पैनिक कर जाएं। मींस ठीक है, वो सेक्रेटरी फेज़ में है, प्रीमेनोपॉजल है, तो 15 हो सकती है, उसके लिए नॉर्मल है। फिर ये सेक्रेटरी फेज़ में आप देखें कि किस तरह एंडोमेट्रियल की ये जो लाइनिंग है, मींस उसकी थिकनेस के अंदर आप ये सेक्रेटरी लेयर जो है ये मींस उसको भी इंक्लूड करेंगे। बेजल टू बेजल जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है कितनी होनी चाहिए, जिसके ऊपर हमने बायोप्सी लेनी है। अब पीसीओज के अंदर आप ये देखें 7 इक्वल टू 7 या मोर देन 7 जो है, अगर आप ये देखें, क्योंकि पीसीओज के अंदर ये रेगुलर ब्लीडिंग होती है, 3 to 4 मंथ्स का एमेनोरिया, तो एंडोमेट्रियल थिकनेस हो जाएगी। कितनी थिकनेस हो जाए तो हमें सोचना चाहिए कि हम बायोप्सी करें, 7 या 7 से ज़्यादा। फिर एक आधे ये टॉग आर्टिकल में 10 भी लिखा हुआ है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क फैक्टर्स। जैसे मैंने कहा था ये 7 to 10 है, 7 to 10 बेसिकली ना। तो रिस्क फैक्टर्स अगर ज़्यादा हैं तो आप 7 पे कर लेते हैं, रिस्क फैक्टर अगर कम है तो आप 10 पे कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ फिर एब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग 45 ईयर्स से ज़्यादा में हो, या परसिस्टेंट इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, या फिर फेल्ड ट्रीटमेंट हो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ, तो उनकी भी रेकमेंडेड है बायोप्सी। ठीक है, ये मैं प्री मीनोपॉजल की बात कर रहा हूँ। पोस्ट मीनोपॉजल के अंदर आप ये देखें कि मुख्तलिफ है एंडोमेट्रियल थिकनेस, एच आर टी के साथ, विदाउट एच आर टी, फिर एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक से मेरी मुराद ये है कि कोई ब्लीडिंग नहीं है, सिम्टोमेटिक से मेरी मुराद है ब्लीडिंग। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब टेमोक्सिफिन के ऊपर पेशेंट होती है ना और उसकी ब्लीडिंग होती है, उसमें आपने बायोप्सी लेनी होती है, बेशक स्कैन करें या ना करें। आइडियली तो होता है जैसे कि वो स्कैन भी करवाते हैं, जैसे एक प्रोटोकॉल होता है कि जी टेमोक्सिफिन पे पेशेंट ब्लीडिंग हुई है तो जी स्कैन कराएं और फिर स्कैन के बाद बायोप्सी। लेकिन कि अगर स्कैन ना भी हो तो भी बायोप्सी करनी होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट होता है एंडोमेट्रियल थिकनेस 4। आप ये देखें ये एमसीक्यू है, कैटेगोरिकल सीपीएसवी में आता है 4, मोर देन 4, 5, 6, 7। तो मींस वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होती है कि 4 पे करनी है कि नहीं, 4 पे करनी है। ठीक है, 4 से ज़्यादा तो शायद हम सबको पता होता है, लेकिन 4 पे भी करनी है, ये एमसीक्यू है। नेक्स्ट इज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं ये सारे के सारे, ये इस तरह से मैंने लगाए हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शॉर्ट केस या लॉन्ग केस का एग्ज़ाम होता है तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का पेशेंट है, बेशक एंडोमेट्रियल कैंसर ही है, लेकिन जब अगर वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछते हैं आपसे तो उसमें ये सारे के सारे आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपने रिस्क फैक्टर्स देखकर या उसके कंसर्न्स देखकर अपना जो सबसे कॉमन डायग्नोसिस है वो ऊपर रखना होता है, लेकिन ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट है ये फिर रेफरल का है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का। नेक्स्ट फिर आ जाता है हिस्टोलॉजी। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो नई स्टेजिंग है उनमें 5 चीज़ों के ऊपर कमेंट होना चाहिए। हिस्टोलॉजी क्या है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी बताएगी, फिर क्योंकि लो रिस्क और हाई रिस्क होती हैं। ग्रेडिंग क्या है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी बताएगी, क्योंकि डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। मायोमेट्रियल इन्वेजन हमें पता होनी चाहिए। मींस ये 5 बातें ऑपरेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए। मायोमेट्रियल इन्वेजन कितनी है, कौन बताएगा, एमआरआई बताएगा, लेस देन 50 है या मोर देन 50 है। ओ ये अगेन आ गया, ओ मेरे ख्याल से दो बार अटैच हो गया पेज ना। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद मायोमेट्रियल इन्वेजन हो गया कि यानी कि हमें ग्रेडिंग बायोप्सी बताएगी, मींस हिस्टोलॉजी बायोप्सी बताएगी, पिपैल या हिस्टेरोस्कोपिक। बायोमेट्रियल इन्वेजन एमआरआई बताएगा। लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन कौन बताएगा, एमआरआई बताएगा। अब लिम्फोवास्कुलर और लिम्फ नोड्स दोनों ही देखे जाते हैं बेसिकली। लिम्फ नोड में तो पहुंच गया तो ठीक है, लिम्फोवास्कुलर स्पेस जो कि लिम्फ नोड और ब्लड वेसल के दरमियान में स्पेस होती है, तो उसके अंदर मींस उन्होंने ये कहा है कि नो फोकल और एक्सटेंसिव। नो का मतलब, नो फोकल का मतलब लेस देन 5 ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द हो, और एक्सटेंसिव का मतलब यह है कि इक्वल टू 5 या मोर। जैसे ये मैंने आप ये देखें, मैंने एरो भी लगाया हुआ है। फिर इसी तरह लिम्फ नोड में माइक्रो और मैक्रो का स्टेटस है, तो उसके अंदर आप ये देखें साइज़ है लेस देन 2 हो, लेस देन 0.2 से लेके 2 तक जो है वो माइक्रो है, लेकिन 2 मिलीमीटर के मेट्स हैं, अगर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा तो वो मैक्रो हैं, 2 मिलीमीटर से अगर कम है तो वो माइक्रो हैं। ठीक है,
फिर ये मालिक्यूलर क्लासिफिकेशन, ये नई चीज़ है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इसके अंदर ये 4 मालिक्यूल्स देखे जाते हैं, इनमें से भी 2 इंपॉर्टेंट हैं, पोल और P53। बाकी जो 2 हैं वो सच उन इसमें ये होता है कि पोल जीन की म्यूटेशन अगर है तो गुड प्रोग्नोसिस है, P53 की म्यूटेशन अगर है तो बैड प्रोग्नोसिस है। बाकी जो 2 जीन है उनकी अगर म्यूटेशन है तो वो कहते हैं कि अभी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये गुड प्रोग्नोसिस बैड प्रोग्नोसिस आगे मैं स्टेजिंग में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो बहरहाल ये हमें कैसे पता चलेगा, बायोप्सी पे, ये जो हमने पेपैल बायोप्सी की थी उससे हमें पता चलेगा। अब आ जाती स्टेजिंग। बेसिकली मेरे पिछली वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, तो नई वीडियो स्टेजिंग। अब ये देखें, फीगो ने 2023 के अंदर नई स्टेजिंग इंट्रोड्यूस कराई है। आप ये देखें, ये फीगो का मैसेज है कि बेसिकली मींस वुमेन के हेल्थ केयर को इम्प्रूव करती है ये स्टेजिंग। वैसे तो डिफ़िकल्ट हो गई है लेकिन वुमेन की हेल्थ केयर को मींस ये इम्प्रूव करती है। द अपडेटेड 2023 स्टेजिंग ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर इंक्लूड्स द वेरियस हिस्टोलॉजिकल टाइप्स, जो कि पहले भी थी, ट्यूमर पैटर्न्स जो कि पहले भी थे, मालिक्यूलर क्लासिफिकेशन जो पहले नहीं था, to better reflect our improved understanding of the complex nature of the several types of the endometrial carcinoma and their underlying biological behavior। यहाँ पे मैं ये बात बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल पर आपको 2021 2022 20s के अंदर भी आपको ये मालिक्यूलर टाइपिंग के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। बात यह है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका के अंदर और फिर और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये मालिक्यूलर टाइपिंग काफ़ी देर से वो यूज़ कर रहे हैं। और उन्हीं की रिसर्चेस को सामने रखते हुए फीगो ने, जो कि मीन्स फिर RCOG ने, ये डिसाइड किया है कि हम भी इसको फॉलो करेंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ ये पहले से कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी आर्टिकल मिल जाएंगे, तो आप कहेंगे कि भाई ये स्टेजिंग तो भी आई है, ये आर्टिकल वैसे पहले कैसे आ गए। तो बेसिकली वो यूरोपियन कंट्रीज़ की, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की कैंसर सोसाइटी की क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे थे, वो मेरा मतलब है ये पहले से टाइपिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम RCOG फीगो की क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहा है, तो RCOG ने अब इसको इंट्रोड्यूस कराया। The changes incorporated in the 2023 staging system should provide an evidence based, ये evidence based बेसिकली यूरोपियन सोसाइटी की गाइडलाइंस को सामने रखते हुए, based context for treatment recommendations and a more refined future collection of outcomes and survival data। ठीक है, we dedicate this staging system to all women diagnosed with endometrial cancer in the hope that it will help to improve their care and treatment। इससे केयर और ट्रीटमेंट तो इम्प्रूव होती है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेट हो गया। अब मैंने ये देखें कि मैंने पुरानी भी स्टेजिंग लगाई है। पुरानी स्टेजिंग लगाने का मेरा मकसद ये है कि एक तो ये कि आप कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमेशा जब स्टेजिंग चेंज होती है, एग्ज़ाम शॉर्ट केस हो या लॉन्ग केस हो, एक क्वेश्चन होता है कि पुरानी और नई स्टेजिंग में फ़र्क क्या है। ठीक है, दैट बेसिकली टेल्स कि आपको पुरानी भी आती है और नई भी आती है और आपको फ़र्क पता है। तो ये मैंने पुरानी इस तरह से लगाई है कि कहीं ना कहीं हमें मीन्स पता होनी चाहिए, क्लिनिकल में ये सवाल पूछा जा सकता है, शॉर्ट केस में, लॉन्ग केस में। और फिर इसके अलावा ये है कि जैसे CPSP का थ्योरी का एग्ज़ाम है, CPSP के पूल क्वेश्चंस होते हैं, आप नई स्टेजिंग पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन हो सकता है पुरानी स्टेजिंग का आ जाए, क्योंकि वो तो पूल में से आया, पूल में तो पहले से गए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको पुरानी स्टेजिंग भी आनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन को असेस करें कि ये तो पुरानी स्टेजिंग के हिसाब से है, तो फिर आप एटलीस्ट उसकी की करेक्ट चूज़ कर सकें। ठीक है, तो अब पुरानी स्टेजिंग बड़ी सिंपल थी, ये आपके सामने है, लेस दैन 50 मोर दैन 50, स्ट्रोमा की इन्वॉल्वमेंट, और फिर ये जो आगे लोकल या रीजनल स्प्रेड और फिर डिस्टेंट मेटास्टेसिस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है पुरानी स्टेजिंग में कि ये बड़ा कैटेगोरिकल MCQ होता है, अक्सर आता है सर्वाइकल स्ट्रोमा। अब ये लफ्ज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने भी गलत किया था, इस वजह से मुझे याद है। सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो जाए तो स्टेज 2 होती है, लेकिन अगर सर्वाइकल ग्लैंड्स हों, आप ये देखें, एंडो सर्वाइकल ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट शुड ओनली बी कंसीडर्ड एज स्टेज 1, यानी कि मीन्स ये ग्लैंड है, ठीक है, ये नीचे स्ट्रोमा है। अगर सर्विक्स के सिर्फ ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं तो ये वो, क्योंकि वो सर्वाइकल ग्लैंड लिखते हैं ना, तो आप जैसे ही देखते हैं सर्विक्स तो आप फौरी तौर पे स्टेज 2 कर देते हैं। लेकिन सर्वाइकल अगर ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं तो ये स्टिल स्टेज 1 है, 1B। ठीक है, पुरानी स्टेजिंग के मुताबिक। अगर सर्वाइकल स्ट्रोमा इन्वॉल्व है तो ये स्टेज 2 हो जाती है। ये इस वजह से है क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम में किसी एक आधे एग्ज़ाम में मैं ये गलत टिक कराया था, क्योंकि मेरे ख्याल में था कि सर्विक्स इन्वॉल्व होगी तो स्टेज 2 हो जाएगा, उन्होंने सर्वाइकल ग्लैंड्स लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने सर्विक्स का लफ्ज़ पढ़ा मैंने जल्दी से स्टेज 2 कर दिया, लेकिन वो बाद में मुझे पता चला कि सर्वाइकल ग्लैंड उन्होंने मीन्स दिया हुआ था। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये क्योंकि पुरानी
स्टेजिंग के मुताबिक पुराने पूल से ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर नए के अंदर आप ये देखें कि ये मींस अभी नई क्लासिफिकेशन तो आ गया। ये मींस जैसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ये देखें, मेरे ख्याल से ईबीएम का रेफरेंस है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डिस्टेंट स्प्रेड आर द वजाइना एंड लंग्स बट द इनग्वाइलन एंड सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स लिम्वर ब्रेन में आल्सो भी। यानी कि वजाइना और लंग्स में मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस जाता है। क्योंकि ये लंग का एमसीक्यू आता है, इस तरह से मैंने ये यहाँ पे बेसिकली इसको शो करने का मकसद ये है कि आप ये देखें कि मेटास्टेसिस सबसे कॉमन वजाइना या लंग्स में होते हैं, यानी कि सबसे कॉमन यहाँ पे स्प्रेड होते हैं। अब फिर ये देखें, ये मीन्स मैंने लगाया है जैसे कि ये बेसिकली तो यही है कि जो नई स्टेजिंग है उसके अंदर हिस्टोलॉजिकल टाइप, ग्रेडिंग, मायोमेट्रियल इन्वेजन, लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन और मालिकुलर टाइपिंग, ये पांचों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नई स्टेजिंग बनाई गई है। ठीक है, अब ये नई स्टेजिंग जो है, फिर जो एंडोमेट्रियल कैंसर की स्टेजिंग होती है वो सर्जिको पैथोलॉजिकल होती है। सर्जिको पैथोलॉजिकल का मकसद ये होता है कि बेसिकली कि आप सर्जरी के ऊपर मींस आप सर्जरी करते हुए जैसे स्टेज देखते हैं कि वैसे तो शुरू में भी आप एमआरआई से भी हेल्प लेते हैं, लेकिन सर्जरी करते हुए आप मींस असेसमेंट करते हैं और उसके बाद जब आप स्पेसिमेन भेजते हैं तो वो आपको बताते हैं। सपोज सर्जरी पे आपको लग रहा है कि सर्जरी पे आप देखते हैं कि ओवरीज तो इन्वॉल्व नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी में या पेरिटोनियल मेट्स तो नहीं है, कि ग्रॉस जो अपीयरेंस है और यूट्रस की ग्रॉस अपीयरेंस कैसी है, फिर वो पैथोलॉजी पे आपको बताते हैं। ये मैं इस तरह से पूछ रहा हूँ कि ये भी एम आर सी ओ जी वगैरह के अंदर बाजू का आ जाता है, क्योंकि सर्विक्स वगैरह की मेरे ख्याल से सर्विक्स या किसी और की जो है उसमें वो डिफरेंट मींस उसकी स्टेजिंग में जैसे क्योंकि कुछ रेडियोलॉजी भी शायद इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो बहरहाल एंडोमेट्रियल कैंसर की जो स्टेजिंग है वो सर्जिको पैथोलॉजिकल है, ये एम आर सी ओ जी के अंदर एम सी क्यू आता है। फिर एमआरआई जो है वो प्री ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन से पहले एमआरआई करना होता है। फिर मोस्ट कॉमन स्टेज 1A होती है, ये मींस 75%। एंडोमेट्रियल रेडिनो कार्सिनोमा रेडियो सेंसिटिव होता है, हमें सबको पता है, रेडियोथेरेपी जैसे हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्पेसिमेंस होते हैं, जब स्पेसिमेन भेजा जाता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि सर्विक्स की इन्वॉल्वमेंट है, ट्यूब्स, ओवरीज, पैरामेट्रियम, क्योंकि हमेशा जो सर्जरी की जाती है वो तो THBS होती है। हिस्टोलॉजिकल टाइप, ग्रेडिंग, लिम्फोवास्कुलर स्पेस, ये देखें ये बेसिकली तो पुरानी गाइडलाइन का ही रेफरेंस है कि पुरानी जो इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन कि ये पुरानी इन्फॉर्मेशन भी वैलिड है, सिर्फ बात यह है कि मालिक्यूलर टाइपिंग नई इंट्रोड्यूस हो गई है। अब ये देखें ये स्टेजिंग है, ये स्टेजिंग मींस आप बेसिकली तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है क्योंकि इसको बड़ा मुश्किल था बड़ा करना। तो ये बेस स्टेजिंग तो आप जैसे कि गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, मींस उसकी जैसे उसको आप मोबाइल के ऊपर जैसे बड़ा कर सकते हैं। तो ये स्टेजिंग है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं क्योंकि मैंने आगे मीन्स अलग अलग करके डिस्कस की हुई है। आप ये देखें, फिर ये जो डिटेल्स हैं स्टेजिंग के साथ जो कि उसके नीचे है, मैंने कोशिश किया है इनको बड़ा करने का, लेकिन ये भी जैसे अगेन स्टेजिंग के साथ ही डिटेल्स हैं, तो ये थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन आगे भी मैंने इसको अपने अपने अंदाज में मैंने इसको मींस बयान किया है इस इंफॉर्मेशन को। लेकिन फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये वहीं से ही आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं इसको जो है सारे को एक स्क्रीन पर कर सकता। आप ये देखें कि स्क्रीन के ऊपर भी पूरी नहीं आती, तो लेकिन ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो ऐसा कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टेजिंग पता होनी चाहिए, ये वाली स्टेजिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आप ये देखें कि स्टेज 1 और 2, अब मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं दोनों को स्टेजेस पुरानी क्या थी और नई क्या थी, यानी कि थोड़ा सा आप सामने जब इस तरह पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होता है आपके माइंड में कि पुरानी में क्या डिफरेंस था बेसिकली। क्योंकि क्वेश्चन ही ये होता है लॉन्ग केस या शॉर्ट केस के अंदर के नई और पुरानी स्टेजिंग में फ़र्क क्या है, कि नई जो आई है उसमें क्या चीज़ नया है। मीन्स ये दिस इज़ अ वेरी मीन्स मुझे अच्छी तरह याद है कि ओवरी की मेरे ख्याल से ओवेरियन कैंसर की स्टेजिंग भी कुछ साल पहले बदली थी, तो दैट वाज अ कैटेगोरिकल क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड टू वन ऑफ माय कॉलीग्स के नई और पुरानी स्टेजिंग में क्या फ़र्क है। तो अब ये देखें, पुरानी में तो मीन्स ज़्यादा इजी था, लेस दैन 50% एंड फिर मोर देन 50%, और फिर स्ट्रोमा की इन्वॉल्वमेंट। अब नई के अंदर आप ये देखें कि उन्होंने स्टेज 1A को भी आगे डिवाइड कर दिया है।
ठीक है। जैसे अब आप ये देखें कि 1A1 नॉन एग्रेसिव यानी कि ग्रेड 1-2 हिस्टोलॉजिक टाइप लिमिटेड टू एन एंडोमेट्रियल पॉलिप और कन्फाइंड टू एंडोमेट्रियम। नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप इन्वॉल्विंग लेस देन हाफ ऑफ द मायोमेट्रियम, यानी कि 1 वो है जो सिर्फ पॉलिप तक लिमिट हो, 1A2 जो है मायोमेट्रियम को इन्वॉल्व कर ले लेकिन लेस देन हाफ हो। 1A3 ये जो है अब ये इम्पॉर्टेंट है, आप ये देखें कि क्योंकि 1A3 में ओवरी इन्वॉल्व हो जाती है और ओवरी जो है फिर आगे से स्टेज 3 में भी इन्वॉल्व होती है। तो ये 1A3 और 3A1 स्टेज जो मेरे ख्याल से आगे आएगी, कि इन दोनों में जब क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1A3 के अंदर आप ये देखें ओवरी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, लेकिन ये वाली जो ओवरी की इन्वॉल्वमेंट है उन्होंने फिर बड़ा कैटेगोरिकल ये दिया हुआ है 1A3। ये मैंने बेसिकली तो पीछे इन्फॉर्मेशन से ही लिया है, लेकिन आप ये देखें कि 1A3 की ये इन्वॉल्वमेंट, ये वाली इन्वॉल्वमेंट अगर ओवरी की होगी तो फिर 1A3 होगा। अगर ये इस इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो फिर वो 3A1 हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 1A3 से सीधा जंप लगाएगा और 3A1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप मैं ठीक कह रहा हूँ, हम आगे देखते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन 3A1 ही है। लेकिन वो थर्ड बन जाती है स्टेज, सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस क्राइटेरिया को फिल करती है तो वो स्टेज 1A3 होती है। इस क्राइटेरिया से जैसे ही वो थोड़ा सा डेविएट करती है तो वो 3A बन जाती है, जो कि 3A1 आई गेस बनती है। तो आप ये देखें कि वो क्राइटेरिया क्या है। वो क्राइटेरिया ये फ्यूचर के अंदर MCQ भी बनेगा, क्वेश्चन भी बनेगा 1A3 और 3A1। तो आप ये देखें कि स्टेज 1A3 ट्यूमर्स 1A1 तो बड़ा आसान है कि मींस ग्रेड 1-2 का एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा लो रिस्क जो है वो पॉलिप तक है या सिर्फ एंडोमेट्रियम तक है। अगर वो मायोमेट्रियम में जाना शुरू हो गया तो स्टेज 1A2 हो जाएगा। अब ये जो स्टेज 1A3 है, आप ये देखें कि स्टेज 1A3 ट्यूमर्स आर लो ग्रेड एंडोमेट्रियोइड adenocarcinoma limited to uterus with simultaneous low grade endometrioid ovarian involvement if the following criteria are met। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो क्राइटेरिया है ना ये पूछा जाएगा फ्यूचर के अंदर लॉन्ग केस या शॉर्ट केस में, कि नो मोर देन सुपरफिशियल मायोमेट्रियम प्रेजेंट लेस देन 50%, यानी कि मायोमेट्रियम लेस देन 50 हो, absence of lymphovascular या extensive lymphovascular space involvement, the absence of additional metastasis and unilateral ovarian tumors limited to the ovary without capsule involvement and rupture। ठीक है, आप ये देखें कि limited to the ovary but no capsule involvement and unilateral, बेसिकली ओवरी में आप देखें कि ओवरी ये जो चार क्राइटेरियाज हैं ये फिल होने चाहिए, फिर ये 1A3 है, ठीक है। फिर हम आगे 3A स्टेज भी देखेंगे जिसमें ओवरी इन्वॉल्व है। तो बहरहाल ये अब आप देखें कि 1A1, फिर 1B क्या है, नॉन एग्रेसिव विद इन्वेजन ऑफ हाफ और मोर देन हाफ, नो फोकल और फोकल लिम्फोवास्कुलर। ये फोकल में याद रखें कि फोकल में लिम्फोवास्कुलर स्पेस इन्वेजन होती है लेकिन 5 से कम ब्लड वेसल्स के इर्द गिर्द, ठीक है। फिर 1C तो वैसे ही एग्रेसिव हो गया, और फिर 2 डेफिनेटली स्ट्रावाइकल स्ट्रोमा लिम्फोवास्कुलर, फिर 2 को भी आगे डिवाइड कर दिया 2A B C, मीन्स ये आप पढ़ सकते हैं, दिस इज़ वेरी इजी। ये बेसिकली तो हमने रट्टा लगाना है स्टेजिंग को। अब आ जाती मैनेजमेंट। सर्जरी इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, मीन्स मेन स्टे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट तो सर्जरी होती है अनलेस अनटिल वो मीन्स वो पैलिएटिव थेरेपी में वाला हो, तो वरना तो मेन तो आपने वो ट्यूमर निकालना है, यानी कि यूट्रस ने और ओवरीज निकालने ही निकालने हैं। अब हो जाती है स्टेज 1A। ये स्टेज 1A का मतलब ये है कि ये तीनों 1A1, 1A2 और 1A3, आप ये देखें कि ये जो नॉन एग्रेसिव और लो ग्रेड लिखा हुआ है बेसिकली तो ये लो ग्रेड ही है, ठीक है। क्योंकि एज सच नॉन एग्रेसिव क्या है, लो ग्रेड है। आप ये देखें हमने ऊपर देखा था हिस्टोलॉजिकल टाइप्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5 चीज़ें हैं ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार इनका नाम आएगा। आप ये देखें कि लो ग्रेड नॉन एग्रेसिव एक ही चीज़ है। तो आप फिर अब दोबारा जाएं तो इधर उन्होंने बेसिकली एक दफ़ा नॉन एग्रेसिव का लफ्ज़ यूज़ किया है, एक दफ़ा लो ग्रेड, जो कि बेसिकली तो एक ही चीज़ है, ठीक है। यानी कि 1A का मतलब है लो ग्रेड, ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो ट्यूमर है उसकी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। कि ग्रेड 1 और ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा है
अगर वो यूट्रस और ओवरी तक लिमिटेड है, मोर देन हाफ है, लेस देन हाफ है, ठीक है, लेस देन हाफ, बल्कि लेस देन हाफ, मोर देन हाफ तो 1B की तरफ चला जाएगा, लेस देन हाफ है, ओवरी की इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज़ 1A। ठीक है, 1A की ट्रीटमेंट आप देखें कि लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, यहाँ पर ये वाली बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये होता है अक्सर कि जी लेप्रोस्कोपी करेंगे या ओपन करेंगे, आप कौन सी प्रेफर करेंगे। आंसर तो ये होना चाहिए कि एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन आइडियली लेप्रोस्कोपिक को प्रेफर किया जाता है। उसकी वजह ये होती है क्विक रिकवरी, लेस ब्लीडिंग एंड क्विक रिकवरी। तो अब आपने लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, ये हम बात कर रहे हैं 1A। 1A क्या है? लो ग्रेड एंडोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा, लेस देन 50% इन्वॉल्वमेंट ऑफ मायोमेट्रियम, ठीक है, एंड नो लिम्फोवास्कुलर, नो और फोकल लिम्फोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, आप ये देखें, लो ग्रेड हो गया, उसके बाद लेस देन 50% हो गया, फिर नो और फोकल लिम्फोवास्कुलर। तो हम क्या करेंगे, हम लेप्रोस्कोपिक हिस्ट्रेक्टमी करेंगे, प्लस BSO हमने लाजमी करना है। अब ये जो सेंटिनल लिम्फ नोड लेनी है या रेडियोथेरेपी करनी है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है। ये अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखें, 1A जब होती है जिसके अंदर लो ग्रेड एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा होता है और लेस देन 50% इन्वॉल्वमेंट होती है, पहले ये कहा जाता था कि इसमें सिर्फ आप TLH BSO करें या TH BSO करें, बस बात ख़त्म। ठीक है, लिम्फेडिनेक्टमी की ज़रूरत नहीं है, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कई जगहों पर लिखा होता था कि अगर आपने लिम्फ नोड लेनी भी है क्योंकि कार्सिनोमा है, ठीक है, तो आप अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप टू बी ऑन द सेफ साइड होना भी चाहते हैं तो आप सेंटिनल लिम्फ नोड की बायोप्सी ले लें। ठीक है, पहले ये कहा जाता था कि सेंटिनल की ले लें अगर आप लेना चाहते हैं, वरना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये इस स्टेजिंग जो कि अब आप देखें ना, ये वो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि ये पेशेंट के उसको हेल्थ, पेशेंट के लिए बेनिफिट इस तरह है कि उन्होंने कहा है कि जब आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेते हैं उसमें आप ये जीन टाइपिंग करवाएं। अगर तो पोल जीन की म्यूटेशन है फिर तो है गुड प्रोग्नोसिस, यानी कि फिर आप को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रेडियोथेरेपी देने की भी ज़रूरत नहीं है, सेंटिनल लिम्फ नोड लेना चाहते हैं ले लें, नहीं लेना चाहते ना लें। MMRD की म्यूटेशन है, कुछ नहीं करना, नॉन स्पेसिफिक की म्यूटेशन है, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर P53 जीन की म्यूटेशन है जो कि आपको बायोप्सी पे पता चल जाएगा, पिपैल या हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी पे, जब वो बताएंगे कि ये लो ग्रेड एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा है, अभी लेस देन 50% तो देखें आपको MRI से पता चलेगा, और उसी बायोप्सी की रिपोर्ट पर वो कमेंट करेंगे कि P53 जीन की म्यूटेशन है, यानी कि ये है तो अभी भी स्टेज 1 है। ठीक है, अगर ये P53 जीन की म्यूटेशन ना हो, ठीक है, कि अगर ये P53 जीन की म्यूटेशन ना हो तो भी ये 1A है, अगर हो जाए तो भी ये 1A है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर आप सेंटिनल लिम्फ नोड की बायोप्सी भी लें और फिर उसके बाद आप पेशेंट को रेडियोथेरेपी भी दें, क्योंकि P53 का मतलब है पुअर प्रोग्नोसिस 1A। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये वो कि अगर तो अब जैसे अगर मैं ये मालिक्यूलर स्टेजिंग अगर ये मैं मालिक्यूलर टाइपिंग निकाल दूं जो कि अब नई इंट्रोड्यूस हुई है, तो 1A स्टेज पुरानी का मतलब है यहाँ पर आप रुक जाएं। सेंटिनल लिम्फ नोड आप करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते ना करें, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक अगर वही मरीज़ की P53 मालिक्यूलर टाइपिंग की जीन म्यूटेशन हो, फिर आप सेंटिनल लिम्फ नोड भी डिसाइड करेंगे कि मैंने निकालनी है, फिर ऑप्शन नहीं है, फिर आपने निकालनी है, और रेडियोथेरेपी भी मीन्स आप डिसाइड करेंगे कि मैंने देनी है। ठीक है, लेकिन अगर यही यही सपोज करें यही पोल जीन की म्यूटेशन भी आ जाए यस, और ये आ जाए नो P53, तब आप बायोप्सी भी नहीं लेंगे और रेडियोथेरेपी भी नहीं करेंगे, आप सिंपल पुरानी जो फॉलो करेंगे कि लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी कर दो, लेस देन 50% है, लो ग्रेड है, मींस ये हम करते हैं, ये है मींस के पोल जीन और P53। तो बाकी ये जो दो हैं उनसे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पोल जीन की म्यूटेशन अगर है दैट इज़ गुड प्रोग्नोसिस,
P53 जीन की म्यूटेशन अगर है दैट इज़ पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। फिर अगर ये भी क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि अगर दोनों की म्यूटेशन हो तो फिर, अब उसमें वो ये कहते हैं कि अगर दोनों की म्यूटेशन हो तो फिर मेरे ख्याल से मैं सही मीन्स बता रहा हूँ, उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, वो जो फिगो की नई उन्होंने दी है क्लासिफिकेशन, उन्होंने लिखा हुआ है फिर आप पोल के मुताबिक मीन्स कर सकते हैं पोल। फिर इट्स अप टू द क्लिनिशियन, आप रिस्क फैक्टर्स देखें, अगर आपको लगता है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं तो आप बायोप्सी भी लें, आप रेडियोथेरेपी भी दें। लेकिन अगर आपको फील होता है कि रिस्क फैक्टर नहीं है लेकिन म्यूटेशन दोनों की पॉजिटिव आ गई हैं तो फिर आप पोल के मुताबिक कर सकते हैं। पोल का मतलब ये है कि आप ना दें रेडियोथेरेपी, बायोप्सी ना लें, लेकिन इट्स अप टू द क्लिनिशियन उन्होंने कहा, ठीक है। यानी कि दो जीन की अगर म्यूटेशंस हो जाएं, अगर इन दोनों की होंगी तो फिर पोल के मुताबिक, अगर इन दोनों की होंगी पोल के मुताबिक। लेकिन अगर पोल और P53 की हो जाए तो फिर उन्होंने कहा है कि आप पोल के मुताबिक मीन्स कर सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू द क्लिनिशियन, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं ठीक कह रहा हूँ। और नेक्स्ट ये है कि बाकी ये है कि अगर थोड़ा सा मैं इस बात में स्पेशली ये जो दो जीन म्यूटेशन है पोल और P53 की, कि अगर इसमें मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ तो मीन्स वो करेक्शन की जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 1B। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है, 1B क्या है आप ये देखें, पहले 1B होती थी इक्वल टू या मोर देन हाफ, अब 1B क्या है, नॉन एग्रेसिव हिस्टोलॉजिकल टाइप्स विद इन वेरिएशन ऑफ हाफ और मोर देन हाफ विद और नो फोकल, यानी कि तकरीबन वही है कि मोर देन इक्वल टू या मोर देन हाफ। तो हमने क्या करना है, इक्वल टू या मोर देन हाफ है, इसके अंदर भी TLH BSO प्रेफर है, ठीक है। TLH BSO को आप प्रेफर करते हैं, लेकिन मोर देन हाफ है ना, अब की बार आप सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी भी लेंगे। अगर वो बायोप्सी पॉजिटिव आ जाती है, जो कि सैंपल चला जाएगा, हिस्ट्रेक्टमी कर दी आपने, आपने BSO भी कर दिया, आपने सेंटिनल लिम्फ नोड की बायोप्सी मोर देन 50 में लेनी ही लेनी है। लेस देन 50 में आप डिसाइड करेंगे मालिकुलर टाइपिंग के ऊपर, मोर देन 50 में आपने बायोप्सी तो लेनी ही लेनी है। उसके बाद अगर बायोप्सी पॉजिटिव आ जाती है तो आप पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक ये अंडरस्टैंड करने वाली, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन करती है, वो ये होता है कि आप सेंटिनल लिम्फ, आपने हिस्टेक्टमी की, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी ले ली, फिर आपने एब्डोमेन क्लोज कर दिया, पेशेंट को घर भेज दिया। ये अगर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पॉजिटिव आती है तो ये जो पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी फिर आपने निकालनी है, इसका मतलब ये है कि सेंटिनल लिम्फ नोड में है तो आगे भी चला गया होगा, तो ये पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी दोबारा पेशेंट को बुलाकर सर्जरी की जाती है और फिर निकाली जाती है, जिसमें फिर आप ओमेंटेक्टमी भी करते हैं, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ है कि मींस कुछ सर्जन्स होते हैं वो 1B स्टेज में पहले ही पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी कर देते हैं, लेकिन जितनी लिम्फ नोड्स निकालते जाएंगे लिम्फेडिमा का चांस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए कि ये मालिक्यूलर टाइपिंग इसलिए हेल्प आउट करती है आपको ये छोटे छोटे डिसीजन करने में कि मैंने ये लिम्फ नोड निकालनी है या नहीं निकालनी है। अगर निकालनी है तो मेरे पास जस्टिफिकेशन ये है कि देखें जी P53 पॉजिटिव है, जो कि पिछले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो निकालनी ही निकालनी सेंटिनल लिम्फ नोड, फिर उसको आप देख सकते हैं कि अगर वो पॉजिटिव है तो पेल्विक भी निकालें, फिर इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी भी आप कर सकते हैं। और फिर अब ये देखें अगर तो ये सेंटिनल लिम्फ नोड पॉजिटिव है फिर पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी भी होगी, इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी भी होगी और रेडियोथेरेपी भी होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये आपने TLH BSO की सेंटिनल लिम्फ नोड जो है उसकी बायोप्सी भी ली लेकिन वो नेगेटिव है, ठीक है, सेंटिनल लिम्फ नोड में कुछ नहीं है, तो अब आपने अपने पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी नहीं करनी है, आपने इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी भी नहीं करनी क्योंकि सेंटिनल लिम्फ नोड तो नेगेटिव है, ठीक है। अब फिर आगे बात की रेडियोथेरेपी देनी है कि नहीं इसको, तो अब रेडियोथेरेपी में वो ये कहते हैं कि या तो ग्रेड 3 हो जो कि वैसे ही हाई में चला जाएगा, ठीक है, हाई में चला जाएगा मीन्स लो ग्रेड तो फिर रहेगा ही नहीं वो, या फिर वही वाली बात कि P53 जीन की म्यूटेशन है कि नहीं, अगर है, जो कि पहले भी मीन्स यही था कि अगर है तो आप रेडियोथेरेपी देंगे, अगर इधर भी है तो आप रेडियोथेरेपी देंगे, बाकी तीनों की अगर म्यूटेशन है तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर P53 की है तो आप देंगे। और ग्रेड 3
ग्रेड 3 तो देखें वैसे ही हाई ग्रेड हो जाता है। जब हाई ग्रेड हो जाएगा फिर तो आपने मीन्स बायोप्सी भी लेनी है, फिर तो आपने लिम्फेडिनेक्टमी भी करनी है और आपने रेडियोथेरेपी भी करनी है। बड़ा सिंपल है मीन्स, ये इसीलिए मैंने ये सेपरेट करके लिखा है, आप ये देखें। ठीक है, कि ग्रेड 3 तो वैसे ही मीन्स आप ये देखें कि हाई ग्रेड में चला जाता है। एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 3, फिर आपने मीन्स आपने हिस्ट्रेक्टमी की, आपने सेंटिनल लिम्फ नोड की बायोप्सी की और आपने भेज दिया, वापस आता है कि जी सेंटिनल लिम्फ नोड नेगेटिव है, लेकिन जो यूट्रस के अंदर मोर देन 50% कार्सिनोमा है वो ग्रेड 3 का है, फिर आप रेडियोथेरेपी देंगे। इवन इवन सेंटिनल लिम्फ नोड नेगेटिव है, इवन P53 की चेंज नहीं है, म्यूटेशन नहीं है, आप देंगे रेडियोथेरेपी क्योंकि ग्रेड 3 हो गया। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट अब आप ये देखें कि कहाँ हम थे, ये हो गया। अब फिर स्टेज 1 सी तो वैसे ही आप देखें कि एग्रेसिव है। एग्रेसिव का मतलब है कि आपने सब कुछ करना है, आपने उसको पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी भी करनी है, आपने इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी भी करनी है, आप ये देखें आपने सारा कुछ करना है। ठीक है, पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी भी करनी है, स्टेजिंग लेप्रोटमी हो जाएगी बेसिकली तो ये। ठीक है, और वैसे मींस मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये लेप्रोस्कोपिक प्रेफर की जाती है, ये लेप्रोस्कोपिक प्रेफर की जाती है। स्टेज 1 सी स्टेजिंग लेप्रोटमी मिड लाइन होती है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि ये भी एक आधी दफ़ा एक कैंडिडेट ने सही नहीं बताया था मींस लॉन्ग पिछले कोर्स में या पिछले से पिछले कोर्स में, कि मीन्स जो जैसे जो क्लिनिकल का कोर्स है कि उन्होंने कहा स्टेजिंग लेप्रोटमी, मैंने कहा अच्छा मैडम एनसीएन कहाँ देंगे, उन्होंने कहा ट्रांसवर्स देंगे। स्टेजिंग लेप्रोटमी जब भी करते हैं एनसीएन मिड लाइन होता है, ये मैं पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 सी से तो वैसे ही स्टेजिंग लेप्रोटमी शुरू हो जाती है, तो उसमें आप एनसीएन भी मिड लाइन देंगे, आप पेल्विक लिम्फेडिनोपैथी भी करेंगे, आप इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी भी करेंगे और आप रेडियोथेरेपी भी करेंगे। ठीक है, फिर ये आगे जो मैंने डिफरेंट बातें लिखी हुई हैं, हिस्ट्रेक्टमी जो की जाती है मिड लाइन मीन्स लेप्रोटमी, उसमें जो हिस्ट्रेक्टमी की जाती है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन टिशू किस तरफ को ज़्यादा मीन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन 1 सी से पहले 1 सी होती ही नहीं थी, हम 2 से स्टार्ट करते थे ये जो लेप्रोटमी है। अब 1 सी से, क्योंकि 1 सी आप ये देखें एग्रेसिव है, इवन पॉलिप में भी एग्रेसिव है, तो आपने जो कि मीन्स मायोमेट्रियम को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा लेकिन अग्रेसिव ट्यूमर है, तो फिर आपने रेडियोथेरेपी भी देनी है। अब आप ये देखें ना, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करने में डिसाइड कर रही हैं कि पेशेंट को रेडियोथेरेपी अभी देनी है जिससे मीन्स उसको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट यूट्रस की तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो पॉलिप है वो मीन्स क्लियर सेल कार्सिनोमा है। जब क्लियर सेल कार्सिनोमा है तो फिर आप उसकी हिस्ट्रेक्टमी तो करेंगे ही करेंगे, साथ इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी भी करेंगे, पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी भी करेंगे और रेडियोथेरेपी भी देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये स्टेजिंग लेप्रो 1 सी हो गया। अब फिर ये 2, फिर जब 1 सी से हमने शुरू कर दिया ये सारा काम, तो फिर 2 में भी तो ऑटोमेटिकली वो सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये रोल ऑफ रेडियोथेरेपी। अब आप ये देखें, ये वैसे तो मींस ईबीएम का है, पिछली स्टेजिंग के मुताबिक है, लेकिन यहाँ पे एक बात मींस वो मोर और लेस इस वाले को भी इन्वॉल्व करती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ जो कि स्टिल वैलिड है। आप ये देखें कि ये जो 5 बातें हैं ना, ये रेडियोथेरेपी को मींस मालिकुलर टाइपिंग के अलावा मींस रेडियोथेरेपी, ये जो लो देखें 1 सी 2, यहाँ से तो हमने वैसी रेडियोथेरेपी करनी है। 1 ए और 1 बी के अंदर रेडियोथेरेपी कहाँ पर की जा सकती है, सपोज हमारे पास मालिकुलर टाइपिंग नहीं है तो मींस, और हमारे पास हाई ग्रेड ट्यूमर नहीं है, तो मींस हाई ग्रेड से मुराद मेरी ये है कि एग्रेसिव ट्यूमर नहीं है। ठीक है, तो हमने रेडियोथेरेपी कहाँ पे देनी है। आप ये देखें 1 बी जो कि मोर देन 50 होता था और ग्रेड 3 अभी भी यही है। फिर टाइप 2 पेपिलरी सीरस जो कि मींस अग्रेसिव है, एनी मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट, वही वाली बात है कि 1 सी बन गया, रेडियोथेरेपी देनी है। नेक्स्ट देखें ग्रेड 3, ग्रेटर देन 60 ईयर्स विद एनी मायोमेट्रियल इन्वाइजन। ठीक है, ये वो जैसे अब ये आप ये देखें ग्रेड 3 तो वैसे ही हाई ग्रेड कार्सिनोमा हो जाएगा, एंडोमेट्रियोइड एज या कोई जो कि ये 1 सी बन गई बेसिकली, तो ना 1 सी बन गई ये स्टेज। ठीक है, जो कि ग्रेड 3 में आ गई ना। ये देखें अग्रेसिव ट्यूमर
1-3, और ये जो ऊपर वाली थी ये भी 1-3 बन गई क्योंकि सीरस या पेपिलरी क्लियर सेल विद एनी मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट 1-3 बोल रहा हूँ, 1C बन गई, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट आप देखें, ग्रेटर देन 50% मायोमेट्रियल इन्वेजन ग्रेड 1 and 2 and 60 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। स्टेज 2 भी सब बड़ा इजी है कि जी रेडियोथेरेपी देंगे, ये वाली जो बात है ना, ये वाली, इसको अब आप फिट करें, ठीक है। इसको आप फिट करें ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन 50%, 1B की 1B आप देखें, ठीक है, ग्रेटर देन 50%। ग्रेड क्या है, 1A, 1 और 2, यानी कि लो ग्रेड, आप ये देखें कि लो ग्रेड नॉन एग्रेसिव। फिर क्या है, 60 ईयर्स, अब आप ये देखें कि 1B अगर 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो भी रेडियोथेरेपी देंगे। फिर अब कहाँ गया हमारा 1B, ये, ठीक है। यहाँ पे रेडियोथेरेपी आप ये देखें, रेडियोथेरेपी अगर सेंटिनल लिम्फ नोड नेगेटिव है, मींस सेंटिनल लिम्फ नोड नेगेटिव है, जीन्स किसी की कोई म्यूटेशन नहीं है, ग्रेड 3 भी नहीं है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, यानी कि आपने स्पेसिमेन भेजा वो कहते ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेटर देन 50% मायोमेट्रियल इन्वेजन 1B हो गया। एज, एज अगर 60 है तो आप रेडियोथेरेपी देंगे, एज अगर 60 से कम है फिर नहीं देंगे, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एज भी पेशेंट की देखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने हर केस में देखनी है, सिर्फ इस केस में जिसमें वो मोर देन 50% है, ठीक है, इन्वेजन, ग्रेड उसका 1-2 है, बाद हो सकता है आप देखें ग्रेड 1-2 है, मोर देन 50% है ये, और सेंटिनल, सपोज सेंटिनल लिम्फ नोड नेगेटिव है, मींस मालिकुलर टाइपिंग नेगेटिव है, हमने क्या करना है, कुछ एज भी देखनी 60, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये रोल ऑफ रेडियोथेरेपी जो है, बाकी तो सारे कहीं कहीं ना कहीं ऑब्वियस हैं, अभी नई स्टेजिंग में भी हैं, लेकिन ये वाली जो बात है ये नई स्टेजिंग में कहीं नहीं लिखी हुई, ठीक है, ये पुरानी स्टेजिंग के अंदर लिखी हुई थी कि 60 ईयर्स। बहरहाल फिर नेक्स्ट स्टेज 1C, स्टेज 2, इनमें स्टेजिंग लेप्रोटमीज करेंगे हम, ठीक है, पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी करनी चाहिए। तो ये मीन्स जैसे फिर कुछ हिस्ट्रेक्टमी जो रेडिकल या मॉडिफाइड रेडिकल है उसके बारे में कुछ थोड़ी डिटेल्स हैं, किसी में हम थोड़ा सा मीन्स वजाइनल टिश्यू भी लेते हैं, किसी में हम नहीं लेते। तो बहरहाल ये हम इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप ये देखें क्योंकि ये आगे आएगी, आप ये देखें कि जो एंडोमेट्रियल कैंसर है, ये आप देखें जो एंडोमेट्रियल कैंसर है, ड्रेनेज फ्रॉम लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड सर्विक्स इट गोज टू इलियक लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब इलियक लिम्फ नोड्स आप ये देखें कि ये सर्विक्स और उसकी लोअर यूट्राइन सेगमेंट से इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल इलियक को जा रहे हैं, फिर कॉमन इलियक भी के भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है, ये देखें कॉमन इलियक के भी यहाँ पर होते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। और फिर ड्रेनेज फ्रॉम यूट्राइन फंडस टू पैराएओर्टिक लिम्फ नोड्स, जो यूट्राइन फंडस है वो पैराएओर्टिक में जाती है। एंडोमेट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें पता होना चाहिए कि पेल्विक और पैराएओर्टिक लिम्फ नोड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पेल्विक जो लिम्फ नोड्स हैं, क्योंकि आप बार बार ये स्टेजिंग में भी देखेंगे, ये जो स्टेजिंग ऊपर है, ठीक है, ये वाली आगे आएगा कि जो पेल्विक लिम्फ नोड्स होते हैं उनके कितने मींस ग्रुप्स होते हैं, उनके ग्रुप्स ये होते हैं common iliac, external iliac, internal iliac and obturator. These four groups are collectively called, और भी होंगे लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि these four groups are collectively called pelvic lymph nodes. पैराएओर्टिक एओर्टा के आसपास होते हैं, आप ये देखें, ठीक है। ये इस तरह से मैं कह रहा हूँ आगे स्टेजिंग में आएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आप ये देखें कि ये एक पिक्चर है, ये मैंने इस तरह से लगाई है कि लिम्फ नोड की मैपिंग की जाती है। हमें क्या पता है कि लिम्फ नोड, सेंटिनल लिम्फ नोड कौन सी है, फिर लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि जब आप ऑपरेट करते हैं ना, आप ये देखें ऐसे नज़र आता है, दिस इज़ लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। अब मुझे क्या पता लिम्फ नोड कहाँ है, क्या ये लिम्फ नोड है, क्या ये मींस टिश्यू है, क्या है। तो ना ये ऐसे ये मैपिंग की जाती है, दिस इज़ मैपिंग। आप ये देखें कि ये जो है ना, ये जो तस्वीर है ना, ये एग्जैक्ट ये तस्वीर है। अब आप ये देखें कि लाइट जब ऑफ है, लाइट जब बॉडी के अंदर ऑफ है, कैमरे के अंदर ऑफ है, तो आप ये देखें ये वही तस्वीर है, ये आपकी वो लेप्रोस्कोपिक जो है मींस कुछ भी ग्रास पर या कुछ, ठीक है, ये, और बल्कि ये वो है लेप्रोस्कोपिक जो है ना हुक है, ठीक है। और ये देखें ये भी लेप्रोस्कोपिक हुक है, ये वही तस्वीर है, ये लिम्फ नोड्स पड़े हुए,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये लिम्फ नोड्स पड़े हुए। अब इसको ना मैपिंग करना बोलते हैं, कि लिम्फ नोड की मैपिंग की जाती है। वो मैपिंग कैसे की जाती है? मैपिंग ऐसे की जाती है कि ये आईसीजी डाई होती है, ये देखें, इंडोसायानिन ग्रीन डाई, आईसीजी डाई बोलते हैं इसको। सर्विक्स के अंदर ना, सर्विक्स के अंदर ये इन पॉइंट्स के ऊपर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कि इसको इंजेक्ट किया जाता है। विदिन 2-3-4 मिनट्स ये इस तरह बॉडी के अंदर ये लिम्फ नोड्स में जाती है, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ ग्रीन होता है ना, इसका मतलब ये है कि ये लिम्फ नोड्स हैं। फिर ये जब लेप्रोस्कोपी कर रहे होते हैं ना, स्पेशली जब लेप्रोस्कोपी कर रहे होते हैं, या इवन हम THBSO भी कर रहे होते हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपी जैसे स्पेशली लेप्रोस्कोपी में बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। आप लेप्रोस्कोपी कर रहे होते हैं या आप THBSO भी कर रहे होते हैं, तो ये ग्रीन नज़र आता है, ठीक है। लेप्रोस्कोपी के अंदर जैसे कि ना मीन्स अल्ट्रा विजन, अगर आप अल्ट्रा, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में ये बहुत अच्छी तरह नज़र आता है, टोटल एब्डोमिनल में भी नज़र आ जाता है, लेकिन लेप्रोस्कोपी में बहुत ज़बरदस्त। ये पिक्चर लेप्रोस्कोपी की आप देखें कैसे ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो आधी जो स्क्रीन होती है उसको इस तरह रहने देते हैं, और आधी स्क्रीन के अंदर मीन्स ये ऑफ कर देते हैं, ठीक है। वो बेसिकली लाइट ऑफ नहीं करते, वो अल्ट्रा विजन लगाते हैं, तो उससे मीन्स आपको एक ही स्क्रीन पर दोनों नज़र आ रहे होते हैं। ये भी नज़र आ रहा है, यानी कि ऐसे नज़र आ रही होती है आपको स्क्रीन। तो अब आप देखते हैं, अब आपकी ये जैसे जैसे हुक जाएगी, तो आप देखते हैं ये हुक ग्रीन के पास चली गई, तो आप ये ग्रीन को बेसिकली कट आउट कर लेते हैं ऐसे। दिस इज़ कॉल्ड, बिकॉज लिम्फोवास्कुलर स्पेस से भी तो आपने निकालना है ना। ये लिम्फ नोड है, दिस इज़ लिम्फ नोड, दिस इज़ लिम्फोवास्कुलर स्पेस, ठीक है। तो वो इसको कोशिश करते हैं सारे को ऐसे निकल के निकाल लें, सैंपल भी बन जाएगा, और ये लिम्फोवास्कुलर स्पेस और लिम्फ नोड भी मेरा मतलब है निकालनी है। तो वो ऐसे दोनों दोनों तस्वीर, वो जो सामने स्क्रीन होती है ना, ये दोनों तस्वीरें आ रही होती हैं, यानी कि दिस इज़ नेचुरल एंड देन दिस इज़ अल्ट्रा वायलेट, जो भी मीन्स बोलते हैं कि ये सायन, ये बड़ा अच्छा बड़ा मीन्स आप ये देखें, ये ऐसे नज़र आता है, ठीक है। तो आइसोसाया इंडोसायानिन ग्रीन डाई होती है लिम्फ नोड की मैपिंग के लिए, क्योंकि लिम्फ नोड्स भी आपने निकालने हैं। नेक्स्ट आ जाती है स्टेजिंग 3-4। तो अगेन दिस इज़ मोर इजी। आप ये देखेंगे स्टेज, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, तो मींस मोर इजी इस दिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी सर्जरी करनी है, मिड लाइन लेप्रोटमी, स्टेजिंग लेप्रोटमी करनी है। अब ये स्टेज 3 है, ये स्टेज 4 है, ये पुरानी मींस स्टेजेस हैं, ये नई स्टेजेस हैं। अगेन ये आप मींस मैं ये जो है इसकी स्टेजिंग मींस आप वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं मींस, तो वो ज़्यादा बल्कि इजी हो जाएगा, क्योंकि वो छोटी सी जो स्टेजिंग है उसको जैसे कि उसको मोबाइल के ऊपर बड़ा करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ये बहरहाल स्टेजिंग को हम रट्टा लगाएंगे। अब आप ये देखें कि इसमें 3A थी, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे पहले के 1A3, ये देखें ये 1A3 और ये 3A1, ठीक है। आप ये देखें 3A1, चले मैं पढ़ता हूँ। लोकल एंड रीजनल स्प्रेड ऑफ ट्यूमर ऑफ एनी हिस्टोलॉजिकल सबटाइप, इन्वेजन ऑफ यूट्राइन म्यूसिरोजा एड इन एग्जा एंड और बोथ बाय डायरेक्ट एक्सटेंशन और मेटास्टेसिस। 3A1 क्या है? स्प्रेड टू ओवरी और फिलोपियन ट्यूब एक्सेप्ट व्हेन मीटिंग स्टेज 1A3 क्राइटेरिया। स्टे 2 क्या? इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूट्राइन सबसिरोजा और स्प्रेड थ्रू द यूट्राइन सबसिरोजा। अब आप ये वाली मैं बात कर रहा था कि अगर तो बोथ ओवरीज आर इन्वॉल्व, स्टेज 3A1 हो जाएगी। अगर तो मोर देन 50% इन्वॉल्व एंड ओवरी इन्वॉल्व, 3A1 हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये 3A, ये यहाँ पे ट्रिक है कि ये 1A3 का हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इस क्राइटेरिया से डेविएट होती है ना हल्की सी भी, तो वो फिर, और ओवरी की इन्वॉल्वमेंट है ये भी याद रखें, तो वो फिर 3A1 बनता है सीधा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 3B 3C ये रट्टा लगाना पड़ेगा। माइक्रो मेटास्टेसिस या मैक्रो मेटास्टेसिस मैंने पहले भी बताए। लेस देन मींस लेस देन 2 मिलीमीटर से जो हो माइक्रो होता है, ग्रेटर देन 2 हो वो मैक्रो मेटास्टेसिस होता है। इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। फिर स्टेज 3 आप ये देखें, मैक्सिमम डीबल्किंग सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। फिर वो कहते हैं कीमो रेडियो इकट्ठे भी मींस दोनों भी दिए जा सकते हैं, कि आप कीमो भी दें रेडियो भी दें, दैट इम्प्रूव्स
द सर्वाइवल चांस, लेकिन मींस मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो जाती है कीमो और रेडियो की, लेकिन वो सर्वाइवल चांसेस को इम्प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देखें कि आपने अगर नोट किया हो कि स्टेज 3 जैसे ही स्टार्ट हुई है पैरा एओर्टिक लिम्फेडेनेक्टमी भी करनी है। स्टेज 2 तक हम पेल्विक कर रहे थे, ठीक है, पेल्विक स्टेज 2 तक हम पेल्विक कर रहे थे, यानी कि ये निकालते थे एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक, ऑब्चुरेटर या और कॉमन इलियक। दिस इज मीन स्टे अप टिल स्टेज 2। स्टेज 3 शुरू होते ही आप ये देखें ऊपर से एओर्टा के पास से भी निकालेंगे पैरा एओर्टिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप ये देखें, और फिर स्टेज 4 अगेन मींस मैक्सिमम डीबल्किंग, पैलिएटिव केयर भी आ जाती, कीमो, रेडियो, हार्मोन। अब ये हार्मोन थेरेपी इंपॉर्टेंट है, इसका भी एमसीक्यू है, तो ये मैं आगे बताता हूँ। अब ये कीमोथेरेपी आप देखें, कीमोथेरेपी जो हम देते हैं पेशेंट को, उसके लिए उन्होंने कहा सिस्प्लैटिन और डॉक्सोरिबोसिन एंड सिस्प्लैटिन, दीज आर द कॉमनेस्ट साइटोटॉक्सिक यूज्ड। और भी यूज़ किए जाते हैं कार्बोप्लेटिन, सिस्प्लेटिन, डॉक्सोरिबोसिन। तो बहरहाल ये थोड़ा सा जस्ट टू गिव एन आइडिया कि कीमोथेरेपी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हार्मोनल जो थेरेपी होती है उसको भी कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी बोला जाता है, लेकिन वो सेपरेट से भी लिखा जाता है हार्मोन थेरेपी। उसमें अमूमन प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फिर ये ना हम आगे डिस्कस करते हैं रेडियोथेरेपी, मीन्स ये मुख्तलिफ ट्रायल्स हैं, उसके अंदर रेडियोथेरेपी के बेसिकली जो ट्रायल्स हैं तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक आपको स्टेजिंग और उसकी मैनेजमेंट समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट, हाँ, फिर ये देखें कीमोथेरेपी हमने डिस्कस की कि सिस्प्लैटिन, डॉक्सोरिबोसिन या कार्बोप्लेटिन दे सकते हैं। फिर आप हार्मोन थेरेपी देखें, ठीक है, ये हार्मोन थेरेपी मेनली प्रोजेस्टेरॉन होती है। ये मैंने इस तरह से लगाया है कि सीपीएसपी का एक क्वेश्चन आता है कैटेगोरिकल के लंग्स के अंदर मेट्स एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के साथ, नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट करेंगे, हार्मोन थेरेपी ट्रीटमेंट करेंगे। बेसिकली तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर आंसर जो है वो हार्मोन थेरेपी ज़्यादा सूट करता है। कीमोथेरेपी भी वैसे तो हार्मोन थेरेपी ही होती है कि कीमो हार्मोन थेरेपी कीमोथेरेपी का ही पार्ट है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ऑप्शन कीमो अलहदा दी होती है, हार्मोन अलहदा दी होती है, अब बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये दोनों तो एक ही चीज़ें हैं। अब बात यह है कि वो ये कहते हैं कि अगर तो लंग्स के अंदर मेटास्टेसिस है ना, सिर्फ लंग के अंदर, कि सिर्फ लंग के अंदर अगर बात हो रही है तो हार्मोन थेरेपी को प्रेफर करें। उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है, ये शॉस गाइनी में बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह ये है कि जो लंग्स के अंदर रिसेप्टर्स हैं वो हार्मोन थेरेपी, आप ये देखें, मेटास्टेसिस टू लंग, हार्मोन थेरेपी इज़ अ रीजनेबल चॉइस एंड शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड, ठीक है। अगर वजाइना में है फिर कीमो है, अगर किसी और जगह पर है फिर कीमो है, लेकिन अगर लंग्स में है ना तो हार्मोन थेरेपी पे टिक करें, ठीक है। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने लिखा है कि लंग्स के अंदर के मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, है तो वो भी कीमो, वो उसको भी बेसिकली कीमो ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में सीपीएसपी के ऑप्शन आ जाती कीमो और हार्मोन दोनों की, तो उसमें कन्फ्यूजन होती है कि अब क्या करना है। अगर तो वजाइना और लंग्स में है फिर आप कीमो टेक करें, अगर सिर्फ लंग्स में है तो आप हार्मोन टेक करें, और बेसिकली हार्मोन थेरेपी इज़ अ पार्ट ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट फिर ये रेडियोथेरेपी, हमने कीमो डिस्कस की, मीन सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, डॉक्सोरोबिसिन, फिर हमने हार्मोन डिस्कस किया, हार्मोन थेरेपी, फिर रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में बेसिकली बात यह है कि दो तरह की रेडियोथेरेपी होती है, ठीक है। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, दो तरह की होती है, एक होती है ये ईबीआरटी, इसको एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, एक होती है वीबीटी, विजाइनल ब्रेक की थेरेपी, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखा है कि मींस शुरू की अगर ग्रेड्स हों तो उसमें वजाइनल ब्रेक की थेरेपी जो है वीबीटी वो ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन अगर मींस ग्रेड 3 या सी या मींस अग्रेसिव ट्यूमर्स हों तो उसके अंदर ईबीआरटी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। आप ये देखें, इन पेशेंट्स विद हायर रिस्क स्टेज 1 and 2 disease, grade 3 and deep invasion or low vascular invasion, unfavorable histologies, unfavorable molecular factors कौन से हैं, P53, pelvic EBRT remains the standard of care, कि जैसे कि ये मीन्स आपने करना है, लेकिन उन्होंने फिर ऊपर आप ये देखें कि लिखा हुआ है कि अगर मीन्स इन समरी, मैं ये शुरू की 5-6 लाइनें पढ़ता हूँ, इसी के अंदर है सारी डिटेल्स ना, ठीक है।
In summary, adjuvant radiotherapy is not indicated in low risk patients and indicated in high risk patients. For patients with high and intermediate risk factors, at least two of the factors, age greater than 60, deep myometrial invasion, grade 3, serous, vaginal brachytherapy alone is preferable to EBRT. ठीक है, providing excellent vaginal control without impacting life of the patient. ठीक है. तो बहरहाल ये मींस ईबीआरटी और वजाइनल ब्रेक की थेरेपी जो है ना, ये दोनों मींस रेडियोथेरेपी के तरीके होते हैं. मींस अगर कम एक्सटेंसिव डिजीज़ है उसके अंदर वजाइनल ब्रेक की थेरेपी वो कहते हैं ज़्यादा मींस फेवरेबल है. लेकिन अगर एक्सटेंसिव डिजीज़ है उसके अंदर वो कहते हैं ईबीआरटी ज़्यादा फेवरेबल है. अब इनके ऊपर मुख्तलिफ ट्रायल्स भी हो रहे हैं, वो ट्रायल्स भी आगे देखेंगे. ये हो गया. नेक्स्ट अब ये है कि रिकरेंस रिकरेंस वॉल्ट में ज़्यादा होती है. फिर इसकी बड़ी ये होता है कि अगर पहले आपने सर्जरी की है तो रिकरेंस अगर होगी तो रेडियोथेरेपी दें. अगर पहले रेडियोथेरेपी की है रिकरेंस हो गई है तो मीन्स आप सर्जरी करें. अगर पहले आप दोनों ये कर चुके हैं, प्रीवियस सर्जरी और रेडियोथेरेपी मीन्स आप दे चुके हैं. वैसे तो रेडियोथेरेपी मीन्स शुरू में भी दी जा सकती है जिसको वो बोलते हैं, लेकिन यूजली मीन्स सर्जरी इज़ द मेन स्टे. ठीक है, तो प्रीवियस सर्जरी अगर हो तो आप फिर रेडियोथेरेपी करते हैं. अगर प्रीवियस सर्जरी और रेडियोथेरेपी दोनों हो तो फिर सर्जरी करते हैं. दैट इज़ अगेन पेल्विक एक्सेंट्रेशन बोलते हैं कि मैक्सिमम जितना भी ग्रॉसली विजिबल ट्यूमर है उसको निकाला जाए. डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो तो हार्मोन देना है आपने. ठीक है, और ये फिर अगेन मीन्स यही वाली ऊपर वाली बातें ही हैं जो मैंने मीन्स इस पैराग्राफ में से अब मैंने लिखी हैं ऊपर. तो relapsed endometrial tumor the common site is vaginal vault. और अगर पहले सर्जरी हुई है तो रेडियोथेरेपी, अगर सर्जरी और रेडियोथेरेपी दोनों हुए हैं तो फिर सर्जरी. ठीक है, ट्रीटमेंट. और डिस्टेंट मेटास्टेसिस स्पेशली लंग्स में हार्मोन, बाकियों में कीमो. ये तो हो गया हमारा ये तो हमारा यहाँ पर लेक्चर ख़त्म हो जाता है ऑफिशियली, तो जैसे थ्योरी के लिए. लेकिन फिर वाइवा के कुछ क्वेश्चंस होते हैं बड़े कैटेगोरिकली, हो सकता है थ्योरी में भी आ जाए. तो अभी ये देखें, वाइवा में क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एंडोमेट्रियल कैंसर. ठीक है, लो ग्रेड हाई ग्रेड की बात नहीं कर रहे, अग्रेसिव नॉन अग्रेसिव की बात नहीं कर रहे, टाइप 1 और टाइप 2 की बात कर रहे हैं. अब ये भी मीन्स एग्जाम में पूछा जाता है. बेसिकली तो ये होता है कि टाइप 1 वो होता है जो पेरीमीनोपॉजल में होता है, टाइप 2 पोस्ट मीनोपॉजल में होता है. तो मीन्स टाइप 1 जो होता है उसमें अनपोज्ड ईस्ट्रोजन प्रेजेंट होती है. टाइप 2 में मीन्स बाजुकात एब्सेंट होती है क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल में हो रहा है. प्रीकर्सर लीजन आप देखें, यूजली एंडोमेट्री एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल इंट्राथेलियल कार्सिनोमा. ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप ये देखें कि ये भी अक्सर पूछा जाता है, पोस्ट मीनोपॉजल में जो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है मोस्टली वो सीरस या क्लियर सेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं टाइप 2. ठीक है, टाइप 2 पोस्ट मीनोपॉजल में ज़्यादा होता है. जो टाइप 1 होता है वो पेरीमीनोपॉजल में होता है. और पेरीमीनोपॉजल में आप ये देखें एंडोमेट्रियोइड के ज़्यादा चांसेस हैं. एंडोमेट्रियोइड लो ग्रेड भी होता है, हाई ग्रेड भी होता है. एंडोमेट्रियोइड रेडियो सेंसिटिव भी है. बाकी जो है मींस कैंसर वो भी है रेडियो सेंसिटिव, लेकिन वो एंडोमेट्रियोइड से कम है. ठीक है, तो अब आप ये देखें कि फिर ये P53 जीन की म्यूटेशन होती है यूजली टाइप 2 के अंदर. और ये आप ये देखें कि कहीं ना कहीं पोल जीन की और बाकी जीन्स की म्यूटेशन टाइप 1 में होती है. ठीक है, तो ये आप देखें कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है. नेक्स्ट आ जाता है 5 ईयर सर्वाइवल रेट. अब ये नई जो स्टेजिंग है उसका तो एज सच 5 ईयर सर्वाइवल रेट अभी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो वो इंट्रोड्यूस हुई है. तो ये पुरानी जो स्टेजिंग है उसका आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर 5 ईयर सर्वाइवल रेट है. स्टेज 1 में 80% है, स्टेज 2 में 65 है, स्टेज 3 में 30 है, स्टेज 4 में 10 है. फिर ये आप एंडोमेट्रियोइड और पेपिलरी सीरस का देखें कि पेपिलरी सीरस का कितना कम है 5 ईयर सर्वाइवल. आप ये देखें कि 54, 8, 22, 16. जबकि आप ये देखें कि स्टेज 1 का जो एंडोमेट्रियोइड है 73% है,
ठीक है। बल्कि ये सर्वाइवल रेट्स नहीं, ये प्रेजेंटेशन दी हुई है कि जो 73% एंडोमेट्रियोइड कैंसर हैं वो स्टेज 1 में आते हैं और उनका सर्वाइवल रेट्स 85 से 90% है, जबकि जो पेपिलरी सीरस है वो 54% इन स्टेज 1 में आते हैं और स्टेज 1 का सर्वाइवल रेट आप देखें 60% है। ठीक है, तो ये सर्वाइवल रेट्स हैं मुख्तलिफ। और नेक्स्ट है फिर ये ट्रायल, पोरटेक ट्रायल फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। ये ट्रायल्स अक्सर ही पूछे जाते हैं, एक आधी दफ़ा सीपीएसवी में इनका एमसीक्यू भी आया, लेकिन ये ट्रायल अक्सर ही लॉन्ग केस और शॉर्ट केस में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ट्रायल्स जो है ना ये इन्होंने बहुत हेल्प की है ओवर द ईयर्स। और लेकिन हमें ऐसा इस ट्रेनिंग के दौरान बताया नहीं जाता, तो फिर लॉन्ग केस वगैरह में पूछने भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पूछे जाते हैं। पोरटेक ट्रायल, एस्टेक ट्रायल आगे आएगा। अब ये ट्रायल्स हैं क्या, पोरटेक से बनता क्या है? पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी इन एंडोमेट्रियल कैंसर, दिस इज कॉल्ड पोरटेक। तो आप ये देखें, जो पोरटेक 1 हुआ था वो हुआ था 1990s के अंदर। उसमें उन्होंने कहा कि एंडोमेट्रियल कैंसर की जैसे सर्जरी करने के बाद, जैसे स्टेज 1 या स्टेज 2 की सर्जरी करने के बाद, मींस अगर हमें मींस रेडियोथेरेपी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो उसका मींस आप ये देखें कि जो रिजल्ट्स हैं आप ये देखें कि EBRD प्रोवाइड्स अ हाई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवल ऑफ लोकल कंट्रोल बट विदाउट अ सर्वाइवल एडवांटेज। ठीक है, it was concluded that in view of the absence of survival benefit, EBRT would be justified only for patients at relatively high risk of recurrence। यानी कि जो हाई रिस्क ऑफ रिकरेंस है उनमें आप रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, या जो एडवांस्ड है उनमें रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। रूटीन में मींस इसीलिए जैसे कि जो स्टेज 1A थी पिछली, लेस देन 50%, और जो अभी भी स्टेज 1A है जिसमें लेस देन 50% है, लो ग्रेड है, नो लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन है, उसमें इसीलिए रेडियोथेरेपी मींस आप फौरी तौर पे नहीं देते। मालिकुलर टाइपिंग पे उन्होंने कहा है कि आप दे सकते हैं, लेकिन कि फौरी तौर पे नहीं देते, इसीलिए कि जैसे ये ट्रायल था। फिर पोटेक 2 ट्रायल था, उसमें उन्होंने क्या किया कि आप ये पढ़ भी सकते हैं इसको, मैं सिर्फ कैजुअली जैसे पढ़ता हूँ, कि जो उन्होंने कहा कि वजाइनल वजाइनल ब्रेकी थेरेपी, यानी कि जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो वजाइनली मींस रख दिए जाएं, या एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी दी जाए। इन दोनों को कंपैरिजन किया, उन्होंने कहा इन दोनों के फ़ायदे हैं। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी से थोड़ी सी जैसे कि मींस वो इस हिसाब से फ़ायदेमंद है कि जो डिज़ीज़ फ्री, बल्कि मैं पढ़ ही लेता हूँ क्योंकि ऐसे ही मैं गलत बोलूँ। VBT is very effective in ensuring local control, keeping to a minimum the risk of vaginal recurrence. VBT achieves excellent vaginal control and rates of loco-regional recurrence, overall survival and disease-free survival that are similar to EPRT. Quality of life and gastrointestinal toxicity effects are significantly better with VBT. Definitely वो local है तो उसमें better होंगे। जब हम पूरी बॉडी को रेडिएशन दे रहे हैं तो ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आएंगे। VBT शुड बी द एडजुवेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट्स विद एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ऑफ हाई एंड इंटरमीडिएट रिस्क, यानी कि VBT शुड बी द एडजुवेंट ट्रीटमेंट। Portec 2 shows that patients at high intermediate risk, about 30% of all patients with endometrial cancer, can be safely treated with vaginal brachytherapy alone, with fewer side effects and improved quality of life. EBRT will thus only be used for the 50% of the patients with high risk or advanced disease. बेसिकली देखें, इन ट्रायल्स के हमने कोई रिजल्ट्स पता नहीं करने, वो सिर्फ ये पूछते हैं ये ट्रायल्स हैं क्या। ये बेसिकली रेडियोथेरेपी जो पोस्ट ऑपरेटिव दी जाती है, पहले उन्होंने चेक किया कि एक्सटर्नल बीम दें या कोई ट्रीटमेंट ना दें। ठीक है, उसमें बात ये डिसाइड हुई कि भाई अगर तो हाई रिस्क है, अगर तो एग्रेसिव कैंसर है तो आप दें, वरना एज सच ये नहीं है कि हर पेशेंट को लो रिस्क को भी आप देते रहें, उसका उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर पोटेक 2 में उन्होंने ये कहा कि रेडियोथेरेपी, अगर रेडियोथेरेपी तो हमने देनी देनी है, कौन सी रेडियोथेरेपी प्रेफरेबल है, वजाइनल या एक्सटर्नल बीम। इसमें भी बात यह है कि वजाइनल लोकली है, उसके कम नुकसानात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी के ओवरऑल फ़ायदे मींस के उसका ओवरऑल फ़ायदा ज़्यादा है। ओवरऑल फ़ायदे से मुराद ये है कि वो ज़्यादा जिस तरह मेट्स को कवर कर सकती है, लेकिन उसकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है क्योंकि वो पूरी बॉडी में जा रही है। नेक्स्ट इज़
ये बहरहाल इन दोनों को कंपैरिजन किया गया। नेक्स्ट फिर ये है कि पोटेक 3 ट्रायल के कीमो रेडिएशन, जिसमें कि कीमोथेरेपी भी दी जाए और रेडिएशन थेरेपी भी दी जाए, या सिर्फ रेडियोथेरेपी दी जाए। डेफिनेटली मेरे ख्याल से इसकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि कीमो रेडिएशन से ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी मरीज़ को फिर बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लेकिन फ़ायदा है। This updated analysis shows significantly improved overall survival and failure-free survival with chemoradiotherapy versus radiotherapy alone। ठीक है, आप ये देखें कि उन्होंने कहा कीमो रेडिएशन का ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स फिर पेशेंट को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ये पोटेक 3 ट्रायल था। अब पोटेक 4 किया जा रहा है, ये भी प्रोसेस में है। ये देखें, मालिकुलर प्रोफाइलिंग उन्होंने ऐड कर दी है। अब उन्होंने कहा है कि मालिकुलर प्रोफाइलिंग को देखते हुए मींस वजाइनल ब्रेकी थेरेपी दी जाए या ऑब्जर्वेशन की जाए। इंटरनेशनल रैंडमाइज्ड ट्रायल ऑफ मालिकुलर प्रोफाइल बेस्ड एडजुवेंट ट्रीटमेंट फॉर वुमेन विद हाई इंटरमीडिएट रिस्क एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी कि मालिकुलर प्रोफाइलिंग को देखते हुए आप वजाइनल ब्रेक की थेरेपी दें या ना दें। ठीक है, जैसे यही P53, जैसे ये हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर 1A1 है, ठीक है, 1A2 है, 1A3 है और P53 म्यूटेशन है, तो मैं उसको मींस देना चाहता हूँ रेडियोथेरेपी, क्योंकि मींस पुअर प्रोग्नोसिस है। तो उन्होंने कहा है कि मींस मालिकुलर प्रोफाइलिंग पर, यानी कि P53 है तो मैं देना चाहता हूँ, और देना कौन सी चाहता हूँ कि वजाइनल ब्रेक की थेरेपी में देना चाहता हूँ, या मैं मींस ना दूँ कि P53 जीन की म्यूटेशन तो है लेकिन मुझे लग रहा है कि मींस कैंसर जो है 1A है, कोई मसला नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, चलो मैं नहीं देता। कि ये ट्रायल है कि नहीं देनी या देनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो 1B से तो ये बात याद रखें कि ये मालिकुलर प्रोफाइलिंग सिर्फ 1A टू सम एक्सटेंट 1B में हेल्प करती है। 1C से ऑनवर्ड इसका कोई लेना देना नहीं है, हेल्प आउट नहीं करती। वैसे वो ठीक है कि आप जब एंडोमेट्रियल बायोप्सी भेजेंगे तो वो हर सैंपल पे कमेंट करेंगे, जो कि मैं आगे दिखाता हूँ, लेकिन फ़ायदा 1A और 1B का ही है। 1C से तो आपने सबको देनी है रेडियोथेरेपी, आपने सबकी मींस मिड लाइन लेप्रोटमी करनी है, आपने सबका इंफ्राकोलिकोमेंटेक्टमी करनी है। ठीक है, तो ये बहरहाल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है फिर हमारा, जैसे कि मींस 5A के क्वेश्चंस में पोर्टेक्स, फिर एस्टेक ट्रायल है। ये देखें, ये भी पूछा जाता है कि रूटीन पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी करनी चाहिए कि नहीं। रूटीन पेल्विक ये है कि जैसे हमने बात की 1A वाले की, कि क्या हम हर एक पेशेंट की रूटीन पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी कर दें। तो उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर अगर तो पेशेंट हाई रिस्क है तो फिर डेफिनेटली आप कर सकते हैं, या उसकी हाई मींस स्टेजिंग है। लेकिन अगर पेशेंट 1A1 है, 1A2 है, 1A3 है, ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप सेंटिनल लिम्फ नोड निकाल लें। ठीक है, वो निकाल के अगर वो पॉजिटिव होगी तो यू कैन ऑलवेज डू पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी लेटर ऑन। ठीक है, लेकिन अगर वो नेगेटिव है देन मेट्स तो कभी भी मींस बाकी लिम्फ नोड्स तक गए ही नहीं, तो क्यों हम निकाल रहे हैं। रूटीन पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी का मींस उन्होंने कहा है कि एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो पेशेंट हाई रिस्क है तो आप उसकी फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि अगर स्टेजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तो पेशेंट स्टेज में मीन्स ज़्यादा है तो आप बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर स्टेज में कम है तो आप सेंटिनल लिम्फ नोड निकाल लें। सेंटिनल लिम्फ नोड पॉजिटिव है तो आप फिर मेरा मतलब कर सकते हैं, अगर नेगेटिव है देर इज़ नो नीड। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। हिस्टेक्टमी एंड बाइलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी इज द स्टैंडर्ड सर्जरी फॉर स्टेज 1 endometrial cancer. Systemic pelvic lymphadenectomy has been used to establish whether there is extrauterine disease and as a therapeutic procedure. However, randomized trial needs to be done to assess. The Aztec surgical trial investigated whether lymphadenectomy could improve survival of women with endometrial cancer. Our results show no evidence of benefits in terms of overall and recurrence free। ठीक है, तो रूटीन की पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी एडवाइस नहीं है, स्टेज के मुताबिक हम पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी करेंगे। इसका मतलब ये है कि स्टेज 1A के जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर P53 जीन की म्यूटेशन नहीं है, उसके अंदर मेरा मतलब है कि आपको कोई मींस जैसे कि कोई पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप सेंटिनल लिम्फ नोड निकाल लें, वो पॉजिटिव है तो फिर लेटर ऑन कर लें आप पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी। उसकी वजह ये है कि पेल्विक लिम्फेडिनेक्टमी जो है वो बजाते खुद लिम्फेडीमा कॉज कर सकती है। ठीक है, तो लिम्फेडीम उसके मीन साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर ना जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। और नेक्स्ट फिर आ रहा था ये
पिवर रुटलेज क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टेरेक्टमी, ये भी लॉन्ग केस के अंदर, शॉर्ट केस के अंदर पूछी जा सकती है, पूछी जाती थी लॉन्ग केस में। अब ये जो मैंने रेड किए हैं ये मीन्स इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये जो 2 और 3 और 4 है ना, ये CPSP के कहीं ना कहीं MCQs भी आते हैं, ठीक है। स्पेशली ये वाला, जैसे ये जो 2 है जिसमें ये कार्डिनल लिगामेंट इन्वॉल्व होता है, मीडियल हाफ, ये MCQ आया हुआ है, ठीक है। और फिर ये बहरहाल कि ये वाला MCQ तो लाजमी आया हुआ है। फिर ये 3 का भी एक MCQ आता है, मुझे याद पड़ता है, टाइप 2 और टाइप 3 के MCQs आते हैं। तो ये हमें पता होनी चाहिए एटलीस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लॉन्ग केस में भी पूछी जाती थी कि जी ये जो पेल्विक रुटलेज सब पिवर, ओ पेल्विक बोल रहा हूँ, बस मैं भी थक गया हूँ। तो पिवर रुटलेज क्लासिफिकेशन जो है वो बताएं क्या होती है, ठीक है। तो वो मीन्स ये होती है बेसिकली, इसको मीन्स किसी और टॉक्स के स्टेशन में मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मीन्स के ये भी हमने याद करनी होती है, ठीक है। ये पूछी कैटेगोरिकल, ये 2 और 3 का शायद MCQ आया हुआ है CPSP के अंदर ना, ठीक है। तो ये हमें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, ओ ये फिर दोबारा से वही आ गया नेक्स्ट, ये हाँ फिर ये देखें, ये एक मैंने मालिक्यूलर टाइपिंग एंडोमेट्रियल कैंसर की, जो कि पिपैल की बायोप्सी के ऊपर, क्योंकि पिपैल की बायोप्सी ने कहा कि एंडोमेट्रियल कैंसर है, और एक रिपोर्ट हो गई। अब ये जो दूसरी रिपोर्ट है, जो मालिक्यूलर टाइपिंग, जो नई चीज़ आई है, आप ये देखें कि इस तरह रिपोर्ट की जाती है। आप ये देखें कि पिपैल की बायोप्सी जिसने एंडोमेट्रियल कैंसर बताया, कि एक रिपोर्ट में बताया कि एंडोमेट्रियल कैंसर है, अब नई स्टेजिंग के मुताबिक उन्होंने उसी पिपैल की बायोप्सी के टिश्यू की जिन मींस डीएनए से, मींस ये जीन्स जो हैं उनकी मींस उन्होंने म्यूटेशन देखी, पोल और TP53 जो है, मींस ये टी आई गेस स्टैंड्स फॉर ट्यूमर, पर P53 और पोल जो जीन्स हैं उनकी आप देखें कि म्यूटेशन के ऊपर कमेंट किया है कि कोई म्यूटेशन नहीं है, ठीक है। यानी कि आप इसको रूटीन के मुताबिक, अगर ये सपोज करें स्टेज 1A है, तो मैं खुद असेस करूँगा कि अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो ना मैं सेंटिनल लिम्फ नोड निकालूंगा, ना मैं रेडियोथेरेपी दूंगा, ठीक है। और मैं सिंपल TLHBSO कर दूंगा। लेकिन अगर P53 जीन की म्यूटेशन है तो उसी पेशेंट की मैं सेंटिनल लिम्फ नोड भी निकालूंगा, और उसी पेशेंट की मैं बाद में रेडियोथेरेपी भी करूंगा, जिसकी मैंने पहले सिर्फ, यानी कि एक T53 जीन की म्यूटेशन ने मेरा प्लान बदल दिया इन टर्म्स ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड भी, इन टर्म्स ऑफ रेडियोथेरेपी भी। दिस इज़ द न्यू थिंग। उन्होंने कहा इससे ये होगा कि कोई जैसे 10 में से एक मरीज़, जो कोई आपने सोचा कि रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, या ऑपरेशन से पहले आपने सोचा कि सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा है कि 10 में से कोई एक आधा पेशेंट होगा जिसको ज़रूरत थी, लेकिन आपने मींस नहीं किया वो काम। This genetic molecular profiling will basically help you to catch that one patient कि जिसके अंदर P53 जीन की म्यूटेशन है, तो आप छोड़ने की बजाय उसकी लिम्फ सेंटिनल लिम्फ नोड भी निकाल लें और उसकी रेडियोथेरेपी भी करें। ये बेसिकली इसका एम है। अगर मीन्स उन्होंने कहा पोल की म्यूटेशन है, T53 की नहीं है, तो फिर मींस ना सेंटिनल लिम्फ नोड निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, रेडियोथेरेपी करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हम 1A की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1B से तो कहीं ना कहीं वैसे ही मेरा मतलब है सेंटिनल लिम्फ नोड निकालने की एडवाइस है, और सेंटिनल लिम्फ नोड निकालने के बाद आप देखते हैं कि बाकी लिम्फ नोड्स निकालनी है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव आ जाए, और या मीन्स एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो अग्रेसिव हो, फिर हम वैसे ही, मेरा मतलब है कि रेडियोथेरेपी देते हैं और सेंटिनल लिम्फ नोड भी निकालते हैं, और अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर पेल्विक लिम्फ नोड भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा है, लेकिन बात यह है कि आई होप आपको समझ आया होगा। मुख्तलिफ वाइवा क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें हैं। तो और फिर देखें, बात यह है कि एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह पास हो जाते हैं, मींस हमने जैसे पेशेंट की वेलफेयर होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए, ताकि हम पेशेंट को देखें तो उनसे हम जो पैसे लेते हैं, स्पेशली प्राइवेट प्रैक्टिस में,
मीन्स कहीं ना कहीं हम वो जस्टिफाई कर सकें या कहीं ना कहीं हम पेशेंट को प्रॉपरली गाइड कर सकें। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो, सुन के फिर मुझे फीडबैक दें। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।